नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही शानदार पोएम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो बी एस ई बी क्लास 12 इंग्लिश का पोएम है, जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। पोएम का नेम है, टाइटल है पोएम का ओड टू ऑटम या टू ऑटम भी कह सकते हैं। ओड टू ऑटम। यह कविता जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट्स अंग्रेजी साहित्य में बहुत ही ख्याति प्राप्त किए हैं, बहुत ही फेमस कवि हैं। जॉन कीट्स का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ। जॉन कीट्स का जन्म मूनफील्ड्स लंदन में हुआ था। अभी जो वर्तमान में कविता है ओड टू ऑटम, इसमें टोटल 30 लाइन्स हैं। 30 लाइन्स की कविता है। टोटल 30 लाइन्स हैं। जॉन कीट्स इंग्लिश रोमांटिक पोएट है। जॉन कीट्स इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं। जॉन कीट्स का मेन वर्क है लामिया और हाइपेरियन। इन्हीं दो कविताओं से जॉन कीट्स बहुत ही फेमस हुए अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में। जॉन कीट्स का मृत्यु जो है ट्यूबरक्लोसिस से हुआ था। एट द एज ऑफ 26 ट्यूबरक्लोसिस से केवल 26 साल के उम्र में ही ये चल बसे 1821 ईस्वी में। वर्तमान कविता ओड टू ऑटम का जो राइम स्कीम है ABAB CDED CCE, ABAB CDED CCE, यही राइम स्कीम है। इसी के तर्ज पर कविता को गढ़ा गया है, अर्थात कंपोज किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन कीट्स एक दो थॉट दिए हैं, जो थॉट यहाँ मैं दोहराना चाहता हूँ। जॉन कीट्स कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। वस्तु की सुंदरता जो है हमेशा के लिए रहती है। और दूसरा थॉट है इनका, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। सुंदर ही सत्य है और सत्य सुंदर है। नेक्स्ट है, इस पोएम का थीम है, इस पोएम का जो मेन थीम है वो मैं बताने जा रहा हूँ। पोएम का मेन थीम है द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। चूँकि यह प्रकृति से जुड़ा हुआ कविता है, जिसमें सुंदरता का जो सिद्धांत है, सुंदरता का जो मूल सिद्धांत है प्रकृति में, उसी को दर्शाया गया है। चलिए अब चलते हैं इसके हिंदी सारांश पर। कविता का जो हिंदी सारांश है उस पर चलते हैं। हिंदी समरी। कवि कहते हैं कि शरद धुंध व फलों के पकने का मौसम है। कवि शरद का नवीकरण करता है। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि शरद का जो मौसम होता है उसमें फल पकने लगते हैं और शरद मौसम में खास करके मानवीकरण पर बल देते हैं। शरद बूढ़े सूरज का मित्र है, यानी ठंडा का जो मौसम रहता है, अति सर्द का मौसम रहता है, जिसमें सूरज की गर्मी बहुत कम प्राप्त होती है। देखिएगा जाड़े के मौसम में जो है सूरज उतना तीक्ष्ण नहीं रहता है, तो इसीलिए वैसे सूरज को बूढ़ा सूरज कहा गया है। शरद जो है बूढ़े सूरज के मित्र के समान होते हैं, कवि का ऐसा कहना है। वे दोनों बेलों और पेड़ों को फलों से लदने और उन्हें
अंदर तक पकाने की योजना बनाते हैं। अर्थात ठंडा का मौसम, अति शरद मौसम और सूर्य दोनों मिल करके चर्चा करते हैं कि फलों को कैसे पकाया जाए, अधिक से अधिक पेड़ में फल कैसे लगें। कविता में यही योजना बनाई जाती है। वे कुछ पचते फूल भी मधुमक्खियों के लिए खिलाते हैं, यद्यपि उनके छत्ते पहले ही शहद से भरपूर हैं। शरद मौसम में मधुमक्खियाँ भी अपना शहद छोड़ती हैं, क्योंकि पचते का तात्पर्य क्या होगा कि अंतिम समय में जो कुछ फूल खिलते हैं जो मधुमक्खियों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। अब कवि दूसरे छंद में कहते हैं, कवि शरद का मानवीकरण जारी रखता है। दूसरे छंद में भी मानवीकरण जारी रखता है। अब शरद विभिन्न भेषों में प्रकट होता है। वास्तव में ये शरद ऋतु में ग्रामों के दृश्य शरद को किसान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो फसल काटते काटते सो गया है। अब यहाँ कवि कहना ये चाहते हैं कि शरद ऋतु में किसान अत्यधिक मेहनत करते हैं। कह रहे हैं कवि कि किसान फसल काटते काटते थक कर सो गए हैं। यह नींद उसको पोस्त की गंध के कारण आ गई है। पोस्त एक प्रकार का पौधा है जिसका जो स्मेल निकलता है, जिसमें ऐसा समझिए कि एक नशा की तरह होता है, जिसके गंध अगर नाक में चली जाती है तो उसमें ऐसा कह सकते हैं कि आपको नींद भी आने लगेगी। इसलिए कवि कहते हैं कि किसान को नींद जो है पोस्त की गंध के कारण आ गई है। अब एक अन्य किसान है जिसने फसल काट ली है, वह निश्चिंत है। अब देखिए यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि ऐसे किसान जो सुस्त रहते हैं या अपने कामों के प्रति वो जागरूक नहीं हैं, अपने फसल को समय पर नहीं काट पाते हैं, और एक ऐसे किसान हैं जो बहुत ही तत्पर हैं, अपने फसल को काट चुके हैं, तो वो अपने कामों से निश्चिंत हैं। वह खलिहान के फर्श पर बैठा है। जो किसान अपने सभी कामों को निपटा लेंगे वे आराम से बैठेंगे ही। इसलिए कवि कहते हैं कि वे खलिहान के फर्श पर बैठा है, जबकि हल्की ओसाए पवन उसके बालों से खिलवाड़ कर रही है। अर्थात जब खलिहान में किसान बैठे हुए हैं और हवा चल रही है धीमी धीमी, तो उस हवा से किसान के जो बाल हैं वो फहरा रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि किसान निश्चिंत हैं, अपने सभी कामों को निपटा करके निश्चिंत हैं। अब शरद सेब के कोल्हू में से टपकते रस को धैर्य से निहार रहा है। शरद ऋतु में सेब का खेती बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब शरद सिल बिनने वाली बन जाता है। यानी शरद ऋतु का उदाहरण कई तरह से कवि दे रहे हैं। शरद कभी अपना रूप बदलते रहते हैं, कभी सेब के कोल्हू से टपकते रस को धैर्य से निहार रहा है, कभी सील बनने वाली बन जाती है। अनाज की गठरी उसके सिर पर है और वह सरिता पार कर रही है। सरिता का तात्पर्य हो गया नदी। अर्थात किसान को आप देखे होंगे कि अपने माथे पर बोझा लेकर के अपने खेत से अनाज का बोझा लेकर के अपने घर आते हैं। कोई ऐसे किसान है जो अपने सिर पर बोझा रखे हुए हैं और एक सरिता को पार कर रही है, अर्थात नदी पार कर रहे हैं। तीसरे छंद में कवि शरद का नवीकरण नहीं करता, वह हमें याद दिलाता है कि शरद बिना संगीत के नहीं है। कवि यहाँ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि शरद ऋतु में भी संगीतमय का वातावरण है। शरद भी नीरस नहीं है, शरद ऋतु में भी संगीत का वातावरण व्याप्त है। निसंदेह इसका संगीत बसंत के संगीत की भांति सुरीला नहीं है, लेकिन संगीत का वातावरण है। इसका संगीत उदासी भरा है, परंतु वह बसंत के संगीत से किसी भांति घटिया नहीं है। अर्थात बसंत का जो संगीत है उससे किसी भी भांति वह कमज़ोर नहीं है। उदासी भरा संगीत है, लेकिन संगीत तो है।
साय के समय जब सूर्य छुपता है और खेत गुलाबी दिखाई देते हैं, संध्या के समय, यहाँ संध्या का वर्णन बहुत अच्छी तरह से करते हैं कविता में कवि, कि जब संध्या के समय सूर्य लालिमा देते हुए और छुपते रहते हैं, अस्त होते रहते हैं, उस समय में उनके जो लाल प्रकाश हरे भरे पेड़ पौधे या अनाज पर पड़ते हैं तो वह काफ़ी गुलाबी रंग के दिखाई पड़ते हैं। हम नदी के पास उगी झाड़ियों में से आता मच्छरों का दर्द भरा संगीत सुन सकते हैं। और संध्या के समय जाड़े के मौसम में, शरद ऋतु में, नदी के किनारे या जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ से शाम के समय में मच्छरों का झुंड हमें आता हुआ दिखाई पड़ता है और मच्छरों के गुनगुनाहट अर्थात मच्छरों के संगीत भी सुनाई पड़ते हैं। हम मेमनों का, मेमयाना और झिंगुरों का गीत सुनते हैं। शरद ऋतु में हम मेमना अर्थात बकरी के ग्रुप का हो गया मेमना, तो मेमनों के मेमयाने का संगीत सुनते हैं। झिंगूर पेड़ पर होते हैं, पेड़ पर बैठे रहते हैं और उनसे आवाज़ निकलती रहती है, जैसे लगेगा कि वो बहुत ही मग्न होकर के गीत गा रहे हैं। इसीलिए झिंगुरों का गीत सुन सकते हैं कब? शरद ऋतु में। हमें रोबिन की सीटी और आकाश में इकट्ठी होती अबाबिलों की चहचहाट सुनाई पड़ती है। रोबिन एक पक्षी है। रोबिन पक्षी एक सीटी की तरह आवाज़ निकालती है। तो रोबिन पक्षी का सीटी की तरह आवाज़ सुनाई पड़ना, अबाबिलों पक्षियों की चहचहाट सुनाई पड़ना, ये सभी सिंबल्स हैं, शरद ऋतु के सिंबल्स हैं। यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। यह कविता एक नेचर से रिलेटेड कविता है जो बहुत ही अच्छे ढंग से कवि चित्रित किए हैं और इसका मेन यही थीम है इस कविता का कि सुंदरता, प्रकृति के साथ किस तरह से सुंदरता जो है जुड़ी हुई है। अब यहीं पर कविता ये समाप्त हो रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसे बार बार सुनिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।